हेलो स्टूडेंट्स। तो आप एग्ज़ाम का फोबिया एकदम से दिमाग में न लें। दिमाग में आता है कल के फ़ोन लोगों का आ रहा है, सर कैसे क्या होगा, 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला कैसे आएगा। तो खैर ब्लू प्रिंट जो आपको गया है सबसे बेहतर उसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये चीज़ देखें जो चैप्टर वाइज दे दिया गया, ये सबसे प्लस है। न्यूट्रिशन 5 मार्क, रेस्पिरेशन 6 मार्क, ट्रांसपोर्टेशन 4 मार्क। इस तरीके से चैप्टर वाइज कहाँ से कितने का क्वेश्चन आना है ये ऑलरेडी आपके पास हमने भेज दिया है, ये चला गया है। लेकिन अब बात आ रही क्वेश्चन जो आज कई लोग पूछे कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं वो कितने रहेंगे और एमसीक्यू टाइप का कितना रहेगा। तो पहले हम 1 नंबर की वाइज चर्चा करते हैं। जो टोटल क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो नीचे का एक इसके साथ एडजेसेंट जो पेज लगाया गया है, 1 नंबर का कितना रहेगा, 2 नंबर का कितना रहेगा, 3 नंबर का कितना रहेगा, ये भी आपको ऑलरेडी भेजा गया है। तो आपने चैप्टर वाइज जान लिया 1 नंबर के क्वेश्चन कितने हैं, 2 नंबर के कितने हैं, 3 नंबर कितने हैं, ये जो है ये भी आप पा गए हैं। अब रही बात उसका पैटर्न कैसे होगा, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। टोटल क्वेश्चन मान के चलिए 12 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये 12 क्वेश्चन में कुछ पार्ट रहेंगे, तो उन पार्ट्स को आपको देखना। 27 मार्क का आपका होगा। अब जैसे ये देखिए मार्क्स क्वेश्चन वाइज है। 1 नंबर का आपके पास हो गया, ये 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 9 मार्क हो गया। और 2 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क के, 4 मार्क हो गया। और 3 क्वेश्चन हो गए 3 मार्क के, 9 मार्क। तो ये टोटल हो गया आपका मार्क कैलकुलेशन। और ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। तो ये भी जान लीजिए 5 मार्क का डायरेक्ट नहीं रहेगा, उसमें पार्ट रहेगा कि ये 3 नंबर का है, ये 2 मार्क का है, या ऐसे 3 नंबर के क्वेश्चन में भी हो सकता है उसमें पार्ट भी आ जाए। तो ऐसा कोई एक क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप 5 नंबर में लिखते चले जाइए, पार्ट में रहेगा। 12 क्वेश्चन हम बता रहे रहेंगे, लेकिन उसमें भी पार्ट वाइज रहेंगे। तो सबसे पहले जो लोगों की प्रॉब्लम अभी हमारे पास आई उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, और ध्यान से इसको देखिएगा तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, रिवीजन भी इजी हो जाएगा, और जो दिमाग में एक प्रेशर बना है वो शायद 100% आपका ख़त्म हो जाएगा। और तो ज़्यादातर आपकी पढ़ाई पर है, हम लाख बताएं, लेकिन जब आप नहीं समझना चाहेंगे सब फेल है। तो पहले 1 नंबर की हम बात कर रहे हैं, उसको जान लीजिए कैसे रहेंगे। 1 नंबर में जो 2 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे वो एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो शायद आपके लिए नया लग रहा है, ऐसा पेपर में भी आपने नहीं किया है। तो एसर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो एक टाइप का इनडायरेक्ट एमसीक्यू है। इनडायरेक्ट एमसीक्यू का क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 एमसीक्यू टाइप है, लेकिन दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन सेम रहेंगे। सेम रहने का मतलब, जैसे एसर्शन रीजन है क्या, 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, एक को कहेंगे एसर्शन। एसर्शन का मतलब होता है कथन, और रीजन का मतलब कारण। तो जो स्टेटमेंट दोनों दिए गए हैं, एसर्शन को रीजन को पढ़ के आपको जानना है ये दोनों सेंटेंस सही हैं कि नहीं, मीनिंग उनकी समझ करके। जब आप देख लेंगे तो ऑप्शन क्या रहेगा दोनों क्वेश्चन में से, पहला रहेगा ऑप्शन कि ए एंड आर मीन्स एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आंसर ए सही होगा। और दूसरा आंसर बी किस कंडीशन में सही होगा, जब एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन नॉट एक्सप्लेन करेक्टली द स्टेटमेंट आर एसर्शन, तो बी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन उस कंडीशन में सही होगा, लिखा रहेगा एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट आर फॉल्स। और लास्ट ऑप्शन चौथा ऑप्शन रहेगा कि बोथ आर फॉल्स, यानी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। तो ये आपको स्टेटमेंट देख करके जान लेना है, उसकी मीनिंग समझ करके। तो चौथे और 5वें दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन यही रहेगा। अब चलिए हम 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 और एमसीक्यू आ गया। तो टोटल अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो 2 + 4, ये 2 + 4 क्या है, 2 हो गया एसर्शन रीजन टाइप का,
और ये 1 मार्क के 4 क्वेश्चन भी MCQ टाइप होगा। ये भी MCQ है। कैसा MCQ है? जो पैसेज दिया रहेगा, पैसेज देख करके आप पढ़ेंगे और उसी बेस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 लिखा रहेगा कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6.1 to 6.5 ओनली 4। 6.1 से 6.5 तक यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे पैसेज पर बेस्ड, और उसमें से 4 का आंसर देना रहेगा और चारों के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल हो गया 6 मार्क। क्या? MCQ 6 नंबर के MCQ हो गए आपके भैया। 2 असर्शन रीजन टाइप और 4 पैसेज बेस्ड हो गया। पैसेज का मतलब अगर ऑप्शन ना दिया होता तब भी आसान था, लेकिन पैसेज भी दिया और ऑप्शन दे दिया तो आधा तो टेंशन आपका खत्म हो गया। अब आइए टॉपिक वाइज हम बात करते हैं। 2 ही चैप्टर है यार, कितना आसान है। आप प्रेशर लेके बैठे हैं, दिमाग से निकाल दीजिए। और ये भी दे दिया गया है कि किस टॉपिक से कहाँ से कितना रहेगा। अब बात करते हैं, पहले आ जाते हैं न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन से 5 मार्क आना है। तो न्यूट्रिशन में जानिए क्या जानना है आपको। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक आप न्यूट्रिशन जानने हैं, मेन इसमें क्या डिफरेंस इसको आप जान गए। फिर ऑटोट्रॉपिक में केवल फोटोसिंथेसिस जानना है और फोटो कैसे होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, कैसे होता है पता है, इक्वेशन क्या है इसकी जानते रहेंगे। और होलोजोइक एनिमल में जानना है एक, जो हेटेरोट्रॉप में जाना, ऑटोट्रॉप प्लांट में हो गया। और हेटेरोट्रॉप की बात करते हैं तो पैरासाइट भी हैं, सिम्बियाटिक भी हैं, सब इजली हैं। 8th लेवल पर पढ़े, उसमें बहुत परेशान नहीं होना है। जो मेजर है वो ह्यूमन बींग्स में स्पेशली, तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को आप अगर जान पाएंगे तो अच्छा होगा। कहाँ पर, किस पार्ट में, किस तरह से, किस डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से डाइजेशन होना है। तो पहले देखिए, बक्कल कैविटी में सेलेबरी जूस आ गया, एक ही एंजाइम है सेलेबरी माइलेज। फिर स्टमक में आता है, स्टमक में जो जूस निकलता है गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसमें कौन से एंजाइम है या गैस्ट्रिक जूस के हेल्प से डाइजेशन होता है, जान गए। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट में पहुंचता है, इसे हम ड्यूडेनम भी कहते हैं। इसमें 2 जूस आते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। लीवर से बाइल जूस, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस का क्या काम है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम तो रहते हैं स्टमक में, लेकिन उसमें HCl भी रहता है, तो HCl का क्या रोल है। फिर भोजन आगे पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पिछले पार्ट में, तो वहाँ पर मेनली एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में विलाई किस तरीके से हेल्प करते हैं, विलाई यहीं पर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको आपको जानना है। और यहाँ पर वाटर मिनरल रह जाता है, बाकी जो डाइजेस्टिव फूड है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल और इसके डिफरेंट पार्ट को अगर मान लीजिए लेवल डायग्राम बोर्ड में भी बहुत आता है, उसको आप जान सकें कि किस पार्ट का कौन ABC कभी लिख देता है, उसका नाम बताइए। और फंक्शन के लिए किस पार्ट में कौन से एंजाइम है। और जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ निकलता है, सेलेबरी जूस कहाँ होता है, और वो रोल जो होता है या तो एंजाइम का, नहीं तो 2 जूस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाइल जूस और HCl का क्या वर्क होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं इंटेस्टाइन में विलाई का रोल, और इंटेस्टाइन के शुरुआती पार्ट में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का काम, गैस्ट्रिक जूस में HCl की इंपॉर्टेंस। अब ये तो हो गया न्यूट्रिशन का मेजर। अब दूसरी बात आती है रेस्पिरेशन से जो 6 नंबर आना भैया। 6 नंबर में जो फंडा आपको नहीं भूलना है, रेस्पिरेशन 2 तरीके का है, एक एरोबिक है, एनोरोबिक। इसमें क्या डिफरेंस है उसको आपको जानते रहना है। और रेस्पिरेटरी आर्गन्स का क्या रोल है, और एक ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होता है, तो उसको आप स्टेप, एक चार्ट छोटा सा बना है बुक में भी आपके, और उसको हमने बताया भी है आपको, उसको समझ लेंगे, नहीं तो बुक से ही समझ लेंगे कि एरोबिक एनोरोबिक में क्या होता है। पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनता है, एरोबिक एनोरोबिक में कॉमन है, और इसके बाद इसका ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में ही इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब इसलिए इस चार्ट को जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज दिया गया वही एरोबिक एनोरोबिक है, ये आप जान गए। रेस्पिरेटरी आर्गन्स का क्या कैसे रोल होता है अब डिटेल में नहीं बताया जा सकता, उसको आप जान लेंगे। फिर इसी तरीके से हार्ट में
भैया पहले समझें तो अच्छी बात है, जो समझ पाइएगा कि उसमें खास करके ब्लड सर्कुलेशन को हार्ट में जानना है, कहाँ से कहाँ गया, और इसके बाद हार्ट में पूरी बॉडी से आता है, आर्टरी से और वेन से, आर्टरी और वेन में डिफरेंस स्पेशली जानेंगे। इस तरीके से ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का काम हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ हार्ट जब आपने समझा, 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो हार्ट और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम फ्लोएम का वर्क जानते रहेंगे, और यहाँ पर हार्ट समझ गए तो ये भी इसी में इंक्लूड हो गया। अब आइए आते हैं एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन में स्पेशली जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है और इसमें कैसे यूरिन फार्मेशन कैसे होता है, और चूँकि किडनी भले ही यूरिन बनाती है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन ये इसमें नेफ्रॉन जो है इसी की वजह से मेन होता है, तो इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। यूरिन फार्मेशन नहीं होता है, इसके 3 स्टेप हैं, ध्यान रहेगा, नाम तो अच्छी बात है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर समझ पाते हैं तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं। तो इसके साथ ये खत्म हो गया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अब दूसरा चैप्टर आपका आता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन में जान रहे हैं, रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, एक तो इसको आप जान लेंगे। इसके बाद जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, फिजन है तो बाइनरी मल्टीपल क्या है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं कि लीफ से किस में होता है, स्टेम से किस में होता है, स्पोर फार्मेशन का कौन एग्जाम्पल है। तो ये पहले से भी 8th क्लास में पढ़े हैं। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही मेहनत करना है आपको, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 जगह पढ़ना है, एक फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है और एक ह्यूमन बींग्स में। तो फ्लावरिंग प्लांट भैया रिप्रोडक्शन जानने के लिए आपको फ्लावर समझना है, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, 8th में पढ़े हैं और 10th में पढ़े ही हैं। उसके डिफरेंट पार्ट कौन है, सेपल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को करोला, स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम, पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं। तो ये आउटर से इनर सीक्वेंस में है, तो आपको जानता रहना कि आउटर कौन है, फिर सेकंड कौन, थर्ड कौन है, ये हो गया। फिर रिप्रोडक्शन में क्या किसका रोल होता है, 2 ही पार्ट को रिप्रोडक्टिव कहते हैं, स्टेमेन को और पिस्टिल को, या कह लीजिए एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, और बाहर वाले 2 एडिशनल पार्ट कहलाते हैं। फिर कैसे होता है, तो उसमें एक स्टेप आता है पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंच जाना एंथर से निकल करके मेल पार्ट से, फिर वहाँ पॉलन ट्यूब बनेगी, मेल गैमिट बनेगा, ये फीमेल गैमिट से मिलेगा, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर प्लांट बनता है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में आते हैं तो केवल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उनके क्या क्या नाम हैं भैया वो जानते रहेंगे, और फिर इसके साथ साथ मेल गैमिट कहाँ बनता है, फीमेल गैमिट कहाँ बनता है। तो इससे जो हमने कहानी बताई इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, इतने अगर बात को अगर आपके पास समय रहता है तो पढ़ने के बाद सोते हुए भी देख सकते हैं। आधा काम तो आपका जान लीजिए, ये बात अगर आप घुमा फिरा के सुन लेते हैं तो कुछ तो इससे मिल जाएगा, और बकिया सारा मटेरियल किताब में है, इसकी हेल्प लेते हुए क्वेश्चन को समझते हुए आप बहुत बढ़िया कर लेंगे, हमें उम्मीद है, और हम भगवान से भी यही मनाते रहेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, बढ़िया नंबर से पास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।